दोस्तों स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे साथ एंकर, अमेजिंग एंकर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और मैं कह सकता हूं एक आर्टिस्ट सचिन जी हैं हमारे साथ। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली खजाना में। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सॉरी, आप मैं सचिन सर? बढ़िया हूँ। फिलहाल तो मुंबई की ट्रैफिक में घूम रहा हूँ, गाड़ी में हूँ। जी सो जी सचिन जी, हम अक्सर आपको या तो फिर किसी भी शो के इनॉग्रेशन में देखते हैं या तो फिर हम सचिन जी को दुबई ज्यादा देखते हैं। तो क्या है ये राज? सबसे पहले तो फैंस को ये बताइए। मैक्सिमम हमने आपको दुबई पे ही ज्यादा देखा है सर। दुबई में मेरे करियर की शुरुआत हुई। कॉलेज के बाद मैं डायरेक्टली, मेरे नसीब थे कि आई गॉट लकी एंड दुबई के लिए मुझे रेडियो का ऑफर मिला। एंड मैंने मेरे करियर की शुरुआत रेडियो के साथ की। दुबई से मैं कहूँगा कि वो कहते हैं ना, मेरे फाउंडेशन, जो करियर का फाउंडेशन बना वो दुबई है। तो मेरे लिए वो आना जाना तो रहता ही है, बिकॉज मेरा बेस वहां पे रहा है। 8 साल में वहां पर था, रेडियो के साथ मेरा ताल्लुक था। तो जिस वजह से मेरा दुबई आना जाना होता है। पर उसके बाद इट्स बिन व्हाट अबाउट तकरीबन 9 साल हो गए मैं अब इंडिया में हूँ। बट दुबई हमेशा एक मेरे लिए खास जगह रही, क्योंकि उस जगह ने मुझे बनाया है। उस जगह ने मुझे वो तहजीब, वो लहजा, वो सब कुछ दिया है, जो मैं अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में सीखा हूँ, अपने बढ़ते हुए उम्र में सीखा हूँ। जी जी। अच्छा सचिन जी, एक बात मुझे जाननी थी कि अक्सर हमने देखा है जो एंकर्स होते हैं या फिर जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, उनकी फाइनल जर्नी डेस्टिनेशन कहीं ना कहीं बॉलीवुड बन जाता है। बड़े बड़े एंकर्स ले लीजिए, जैसे आयुष्मान खुराना ले लीजिए, अपार शक्ति ले लीजिए या अनुष्का जी ले लीजिए। ये लोग घूम फिर के बॉलीवुड में कदम रखा है, इन्होंने काम किया है, एक्टिंग करी है। तो क्या कहीं ना कहीं सचिन जी का भी यही सपना है? आई नो, वो एक ट्रेंड रहा है बहुत सदियों से। ऐसा एक ट्रेंड रहा है कि अगर एंकर हो तो फिर आपकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होगी, फिर एक्टिंग में जाना पड़ेगा। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि करना पड़ता है। पर अब तक मुझे उस चीज की जरूरत नहीं लगी, क्योंकि अगर हमने देखा है तो पिछले पैंडेमिक के पहले और पैंडेमिक के बाद भी एंकरिंग की दुनिया जो है, होस्टिंग की दुनिया जो है, बीट हर चीज के लिए एंकर की जरूरत है। अगर इंडिया में आप देखे जाए, हर एक बॉल रूम 365 दिन बुक्ड होता है, एक कोई ना कोई तो इवेंट के लिए। तो स्कोप अगर काम करना है, और ये नॉन स्टॉप काम होता है, इन्हीं आपको शोज होते हैं, हर हर हफ्ते आपको दो दो तीन तीन शोज होते हैं। सो इट्स लाइक अ जॉब, इट्स अ बैक टू बैक वर्क दैट यूर कंटिन्यूसली आप करते ही रहते हैं। वेयर एक्टिंग में मेरा माने तो यस, एक्सपोजर बहुत इमीडिएट मिलता है, रिकग्निशन बहुत इमीडिएट मिलता है, पर कंपटीशन भी उतनी ज्यादा है। और वो एक शेल्फ लाइफ मुझे पता नहीं उसमें कितनी है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के बाद आपको दूसरे प्रोजेक्ट के लिए वो वापस से फिर से काम करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, उस कैरेक्टर ऑडिशन देने पड़ते हैं। सो एक अलग दुनिया है वो। तो मैं कहूंगा एंकरिंग के लिए, जिसे भी एंकरिंग करनी है और एंकरिंग का शौक है और कहते हैं कि बस इसके बाद मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी, पर एक्टिंग में इंटरेस्ट ना हो, तो मैं कहूंगा एंकरिंग करो, बिंदास करो। हम अपना घर चला सकते हैं जस्ट विद एंकरिंग, वॉइसिंग, या फिर एंकरिंग एज वेल। अगर आप देखें तो कई सारे एक्टर्स, कई सारे परफॉर्मर्स जो हैं, वो एंकरिंग में आ चुके हैं। नॉट जस्ट टेलीविजन के, लाइव स्पेस में जो आप देखते हैं, शादियां कहो, कॉर्पोरेट कहो, लॉन्चेस कहो, सब जगह आपको काफी सारे एक्टर्स भी दिखाई देंगे, बिकॉज वहीं से तो काफी कुछ मशीन चलता है। सो इट इज, क्या मैं कहूंगा कि हाई यील्डिंग बिजनेस। सिर्फ आपको पता होना चाहिए और आप में हुनर होना चाहिए, मंच को पकड़ के रखना, और मंच से लोगों से कनेक्ट कैसे होना, वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी। सचिन जी, जब आपका पहला शो था, होस्टिंग का शो, आपने किन-किन बातों का ध्यान रखा था? और प्लस इतनी सारी ऑडियंस के सामने डेफिनिटली सबसे पहले आप प्रेजेंट हुए होंगे, तो क्या-क्या चीजें रखी थी आपने ध्यान? बिकॉज़ मैं भी कहीं न कहीं शोज़ करता रहता हूँ और मैं भी एक चीज को ध्यान रखता हूँ कि ऑडियंस को बस बोर फील ना हो। हमारी एंट्री, एग्जिट, ऑडियंस हमेशा एक एक है ना बंधी रहे, एक कनेक्शन फील करे। वही तो अपना काम है ना, हम सूत्रधार हैं, हम मॉडरेटर्स हैं। हमारा काम है वो कहानी बताना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि इतनी सारी मेहनत किसी इवेंट टीम ने लगाई होती है, या एजेंसी या क्लाइंट ने ना 3-4 महीने या 6 महीने की मेहनत लगाते हैं एक इवेंट बनाने। हम आ जाएंगे और हम अगर बिहेव करेंगे कि हम सुपरस्टार हैं, हम तो मैं तो बड़ा एंकर हूँ, स्टेज पे आकर अपनी वाहवाही करेंगे, या फिर अपने बारे में ही बोलते रहेंगे, या अपने आप को बहुत बड़ा मानेंगे, तो फिर वो शो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। ना कि ताकि हम ऐसा सोचे कि हम सूत्रधार हैं। हमारा जॉब है उस कहानी को, उस शाम को बांध के रखना, एक स्टोरी की तरह लोगों को पेश करना,
और खुद ब खुद आप एक सुपरस्टार बन जाओगे, क्योंकि आपने शो को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है। तो मेरा नजरिया हमेशा ऐसा रहा है। पर पहली बार जब मैं स्टेज पे गया था, यकीन न माने मेरी फटी थी आज भी। सिंपल बम्बैया भाषा में मैं कहूंगा। तो बहुत टेंस, क्योंकि मैं बचपन में जो था वो कभी मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था। मैं ना ही अंग्रेजी ना हिंदी बोल पाता था। मैं महाराष्ट्र लड़का हूँ, बॉम्बे में पला बड़ा, मुंबई में पला बड़ा। तो मेरे लिए भाषा वॉज बिग टास्क। मैं अंग्रेजी स्कूल में गया था, फिर भी ऐसा था कि बेसिक तो मराठी थी। तो हम जो है हिंदी में इतना बात नहीं करते। बम्बई वालों की हिंदी वैसे भी थोड़ी तेरे को मेरे को है। तो मैं इस बात का श्रेय देता हूँ दुबई को, क्योंकि मैं वहां जाके सीखा। मेरे दिल्ली के दोस्त थे, लखनऊ के दोस्त थे, नॉर्थ के दोस्त थे, जिन्होंने मेरे खान का खान किया, मेरी वो गजल हुई और वो ख्वाब हुआ। सो ऐसे सब, ये सब जो नुक्ते और जो भाषा को सुधारना या साफ करना बोलते हैं, वहां से आ गया। पर यस, आज भी जब मैं मंच पे जाता हूँ तो थोड़े से बटरफ्लाइज जो कहते हैं ना, तितलियां पेट में, जो अंग्रेजी में कहा होता है बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, या फिर कोल्ड फीट, थोड़ा बहुत होता हूँ। एंड मैं कहूँ ये अच्छी बात है ये होना, क्योंकि आई थिंक दैट कीप्स यू ग्राउंडेड, दैट कीप्स यू मोर रियल। अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मंच पे कैसे भी चला जाऊंगा, तो फिर वो बात नहीं रहेगी। हम अपना अस्तित्व जो है, हमारी जो रियल एसेंस है हमारा, वो कहीं मिस कर जाएंगे। And मेरा मानना है कि यू हैव टू बी योर सेल्फ। जस्ट बी योर सेल्फ व्हेन यू आर ऑन स्टेज। अगर आप खुद की तरह, जैसे आप लोगों से बात करते हैं, वैसे ही थोड़ी ऑब्वियसली एनर्जी, 2-4 हजार लोग हैं तो एनर्जी अलग होती है। पर जैसे आप लोगों से रोजमर्रा पे बात करते हो, वैसे ही बात करना जरूरी है। तो ही आप कनेक्ट कर सकते हो। आर्टिफिशियल बनोगे तो फिर कभी किसी से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, ऑडियंस से। राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा सचिन जी, एक सवाल जस्ट इससे जन्मा मेरे दिमाग में आया कि जब आप फर्स्ट टाइम गए थे, उस समय की आपकी सैलरी क्या थी? मतलब कितना मिला था आपको? आई एम रियली क्यूरियस टू नो, एंड मेरी जनता भी सुनना चाहती है। और प्लस अब कितना फर्क आया है? ऑफ कोर्स अभी का आप डेफिनेटली यू कांट टेल अस, बट स्टिल कितना फर्क आया और पहले कितना आपको मिला था? कुछ ऐसा याद है आपको? और शो का मुझे पहले याद नहीं है, पर मैं कहूंगा कि मैं दुबई से जब आया इंडिया, तो मैंने 8 साल दुबई में ऑलरेडी काम किया था। पर इंडिया एक मेरे लिए नया मार्केट था, बिकॉज मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया था, तो मेरे लिए कॉन्टैक्ट्स नहीं थे मेरे पास। पर मैं हूं तो मुंबई का लड़का। तो पर फिर भी वो कॉन्टैक्ट्स बनाना, किसी भी नई इंडस्ट्री में जाके, मेरे दोस्तों ने कहा दुबई में रेडियो को बहुत मानते हैं। रेडियो जॉकीज को स्टार्स की तरह ट्रीट करते हैं, वो रेड कार्पेट चलते हैं, वैसी चीज। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई इतना फेम नेम तू वहां पर छोड़ के तू इंडिया जाएगा, -100 से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इट वॉज नॉट इजी। तो मैं कहूंगा, आफ्टर मेरी कमाई होने के बाद भी, 8 साल करियर में होने के बाद भी, जब मैं इंडिया आया, जब मैंने काम की खोज शुरू की कि यहाँ पर लोगों से मिलना है, मैं वॉइस ओवर्स करता हूँ, एंकरिंग करता हूँ, तो मुझे पहले शो के कॉलेज में इवेंट था, मैंने 10,000 रुपए के लिए शो किया। अच्छा। सो हाँ, तो ये सच बात है और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी है। हम, और ये मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि हम छोटे से शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट वहां की शुरुआत करेंगे तो फिर बीच का रास्ता कैसे तय करोगे? सो रादर स्मॉल स्टेप्स, इट्स ओके। और 10,000 के एक शो था, पर वैसे 10 शोज थे। तो मैंने उस तरीके से, उस नजरिए से देखा कि भाई 10 शोज मिल रहे हैं 10 दिन में, कॉलेज में एक्सपोजर भी मिलता है। तो कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर आपको एक्सपोजर मिलता है, तो कभी मिस ना करें। और एक और बात है, जब वॉइस ओवर के लिए मुझे कॉल आया था, मैं रहता था शिवाजी पार्क में, मुझे अंधेरी से कॉल है। मैंने गूगल मारी थी, गूगल में 10 प्रोडक्शन हाउसेज जहाँ पे वॉइस ओवर की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने कॉल किया कि ये मैं ऐसा ऐसा हूँ। अच्छा, तुमने इंडिया में क्या काम किया है? तो मैंने कहा कि इंडिया में तो अभी तक कुछ किया नहीं है। अरे इंडिया में काम तो दिखाओ। मैंने बोला आवाज तो आवाज है यार। फिर भी वो लोग लोग खिंचाई करते हैं पहले वाले स्टेज पे कि इसको मुफ्त में करा लें, उसको मैं मौका दे जी। रहा हूँ, उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, वैसी वाली चीज। तो मुझे कॉल आया 1,500 रुपए के लिए, 5 मिनट का वॉइस ओवर, सिर्फ 1,500। मैंने वही पैसा खर्च करके यहाँ से अंधेरी टैक्सी से गया, अंधेरी से वापस टैक्सी से आया, मैंने वॉइस ओवर किया। उतना खर्चा मेरा वॉइस ओवर में ही हुआ, पर जस्ट टैक्सी में ही वो खर्चा हुआ। पर जस्ट वो मैंने लिया वो जॉब, भले ही वो 1,500 का हो। हर एक रुपए की कीमत होती है, लक्ष्मी होती है। पर मैंने वो जॉब इसीलिए लिया ताकि उन लोगों को पता तो चले कि किस तरीके का काम मैं पेश कर सकता हूँ आपके लिए। दैट्स दी ओनली थिंग। सो अगर शुरुआत कर रहे हैं, कम पैसे मिल रहे हैं, इट्स ओके। अगर आप सामने वाले को आपका काम पता नहीं है, तो वो हुनर देखने दो, फिर बाद में पता चले। तो बाद में थोड़ा धीरे 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 वो इंक्रीमेंट होती रहती है। पर इट टेक्स टाइम, और सब्र का जी फल मीठा होता है। सचिन जी, शो होस्टिंग की अगर बात करें तो इतने सारे अवार्ड फंक्शंस होते हैं और हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसमें, वो होस्टिंग करते हैं।
बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे शाहरुख सर ले लीजिए, सलमान सर ले लीजिए, सैफ अली खान ने भी किया है काम, शाहिद कपूर ले लीजिए। तो आपको मतलब अगर मैं सचिन की बात करूं तो वो अगर किसी की होस्टिंग से इम्प्रेस हुए हैं तो वो किसकी होस्टिंग से इम्प्रेस हुए हैं? मैं एक दो नाम जानना चाहता हूँ। होस्टिंग एक्टर्स में कह रहे हो आप, ये जी जी जाने जी, माने जैसे एक्टर्स में? जैसे आईफा में कभी कभार हमने उनको देख लिया है, प्रियंका चोपड़ा भी करते हुए नजर आई है काफी बार, रणबीर कपूर, बहुत बहुत सारे मतलब अवार्ड फंक्शन में करते रहते हैं ये। तो आपको मतलब किसकी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है होस्टिंग? स्पॉन्टेनिटी वाइज, जी। जिसे कहते हैं इंस्टेंट, जो हाजिर जवाबी के लिए मैं करण जौहर और मनीष पॉल, दो लोग हैं जो स्पॉन्टेनियस है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस है। उनको पता है कि आपने कुछ कहा तो उसमें मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, और वही एक कला है ना एक एंकर की, ना ही सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ के आप सिर्फ बोल लो। ये लोग ऑफ राइट। स्क्रिप्ट भी देखते हैं, मैंने इनके साथ काम किया तो मुझे पता है कि प्रॉम्प्टर पे हमारी स्क्रिप्ट होती है। जब मैं मिस यूनिवर्स होस्ट करता हूँ, मलाइका अरोरा के साथ मैंने होस्ट किया। मलाइका अरोरा इज अ वेरी गुड होस्ट, बहुत ही अच्छी होस्ट है। उन्हें होस्टिंग पता है, अगर कुछ स्क्रिप्ट के अलावा भी बोलना है तो वो बोल लेती है और वो कैरी कर लेती है। अगर मैंने कुछ स्क्रिप्ट, हम लाइव इवेंट्स वाले हैं ज्यादातर, तो हमें आदत है इम्प्रॉम्प्टू कुछ इम्प्रोवाइज करने की, तो ये कई बार होता है। तो को एंकर जो होता है उसका काम होता है कि वो समझ लेना और उसके साथ हाथ हाथ मिला के आगे बढ़ना, उस कार्य बढ़ाना उस कार्यक्रम को। सो मलाइका अरोरा है, प्लस करण जौहर है, मनीष पॉल, ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस लोग हैं। खासकर करण जौहर और मनीष पॉल बहुत ही स्पॉन्टेनियस, स्क्रिप्ट के अलावा जो इंस्टेंटेनियसली बोल सकते हैं। दैट इज द हुनर ना भाई, स्क्रिप्ट तो कोई भी पढ़ ले। राइट राइट राइट। अच्छा, अगर हम शोज की बात करें तो एक एक शो है बिग बॉस, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और इसके होस्ट हैं सलमान साहब। उनकी होस्टिंग पर आपको क्या है कहना? जिस तरीके से वो होस्ट करते हैं वो मैं जानना चाहता हूँ। मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इतनी फैन फॉलोइंग है यार, इसीलिए तो इतना शो बड़ा हुआ है और इतने सालों से वो बरकरार रहे हैं एज एन एंकर उस शो पे। तो वो चीज काफी कुछ कह जाती है कि ही सलमान खान, सो यू नो ही इज द फाइनेस्ट। अगर वो नहीं कर पाते तो कब के बोले दिए होते ना कि चलो भाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो ही खतरों के खिलाड़ी पर रोहित शेट्टी, लुक एट दीज गाइस, ये अपनी एक पकड़ बनाए रखे हैं क्योंकि लोगों को उनकी एंकरिंग की स्टाइल पसंद है, इसीलिए तो है। चैनल के हाथ में वो कंट्रोल है, अगर पसंद ना आए तो फिर अगले साल निकाल दो, पर ऐसा हुआ नहीं। तो इतने सालों से बरकरार रहे यानी कि कुछ बात है, वो दम है उनमें, इसीलिए तो वहां पर है वो। सचिन जी, आपसे बात करने से पहले मैंने सोशल मीडिया पे जो है कुछ को पूछा था ऑडियंस से कि मैं इनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मतलब हैं तो जरूर बताइएगा। तो कुछ कुछ फैंस ने एक बात बोली है, स्पेशली आपकी प्रोफाइल देखकर भी और स्पेशली आपके बाल देखकर के भी, कि इतने अच्छे बालों का क्या राज है? इतने अच्छे बालों का राज मैं डीएनए को, मेरे जेनेटिक्स को देता हूँ। मेरे पापा के बाल, मेरे पापा इज 75 प्लस एंड उनके बाल अभी पूरे सफेद हैं, स्ट्रेट सिल्की इतने बाल हैं ऐसे, जिम कैरी की तरह। और आज मैंने हाल ही में 15-20 दिन पहले उन्हें ब्लो ड्राई करके उन्हें ऐसे स्ट्रेट करके स्प्रे लगाया था। तो अगर इस उम्र में उनके बाल ऐसे हैं तो भाई फिर हमारे तो कुछ थोड़े बहुत तो कुछ मिला है हमें उनसे। और उसको सो इट्स ऑल माई। टेक जी, उसके टेक केयर के लिए आप क्या क्या करते हैं? कुछ नहीं करता, कुछ अच्छा। नहीं करता, कुछ नहीं करता, मैं सच कह रहा हूँ। मैं, बहुत लोग विश्वास नहीं करते जब मैं कहता हूँ, पर उसे बनाने के लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ। एज इन उसको सेट वेट करने के लिए बहुत करना पड़ता है यार, एज इन ब्लो ड्राई करना पड़ता है 15-20 मिनट, उसको फिर वो सेट करने पड़ते हैं। और अब तो लंबे हो चुके हैं, छोटी आ गई अभी तो क्योंकि उसको काफी टाइम लगता है। बट मेंटेनेंस के लिए अगर पूछोगे ऐसे रोज के लिए, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। हफ्ते में 10 दिन में एक बार तेल लगा लेता हूँ, नारियल का तेल, एंड देन मैं रेगुलर शैम्पू यूज करता हूँ, कोई फैंसी शैम्पू यूज करता। सो एक रेगुलर ड्राई स्कैल्प वाला शैम्पू यूज करता हूँ बस। बाकी मैं कुछ केमिकल्स नहीं लगाता बालों को मेंटेन रखने के लिए। बट यस, कोई भी प्रोडक्ट आप अगर बालों के लिए यूज करोगे तो स्कैल्प पे मत लगाओ, हमेशा ऊपर से लगाओ, क्योंकि हमें आदत है ना, कुछ भी लगाते तो यहाँ से लेके हम पूरा वो ऐसा अंदर 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 घुसेरते हैं ताकि वो बाल ऐसे रहें। पर अगर आप ऊपर ऊपर से लगाओगे तो बाल खराब नहीं होंगे, दैट्स माई, क्योंकि ये मेरी जान है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। आई होप सो अब ऑडियंस को वो जवाब मिल गया होगा। अच्छा, लास्ट चलते चलते सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। रिसेंटली हमने ऑस्कर में एक वो देखा था इंसिडेंट, जहां पे विल स्मिथ ने, जो होस्ट थे, उनको स्टेज पे चढ़ के थप्पड़ भी मारा था। और प्लस एक कुछ, क्योंकि आजकल की होस्टिंग में ना कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जो काफी ज्यादा पर्सनल भी चले जाते हैं। हमने
इंडिया में उस कल्चर को कहीं ना कहीं एआईबी में भी नोटिस किया था, अगर आपको याद होगा तो क्या मतलब कभी आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि कभी आपने अपने जो गेस्ट हैं या जनता आई है, कोई कभी वो थोड़ा सा ऑफेंड हो गए हो, कुछ ऐसा जोक मार दिया हो? नो। एज एन एंकर हमारा एक ये होता है ना, डेकोरम होता है, जो कहते हैं ना कि एक तमीज होती है ना। तो आपको एक्सपीरियंस ये आपको सिखाता है कि कहाँ पर वो लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ पर कितना मुंह खोलना है। सिंपल भाषा में, कहाँ पर कितना मुंह खोलना है, ये एंकर का काम होता है। अगर बोलने का काम हमें दिया गया है, इसका मतलब मशीन गन की तरह हम सिर्फ बोलते ना जाए, हमें सोचना पड़ता है हर बार। सो दैट, उसी को कहते हैं कि हाजिर जवाबी, बट विद स्मार्टनेस। आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है कि आप किस चीज के लिए क्या स्पॉन्टेनिटी में जवाब दे रहे हो। सो ऊपर वाले की दुआ से अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। पर कई लोगों को कई बार बुरा भी लगता है। बुरा नहीं, मैं कहूंगा कि हाल ही में मैंने शाहिद कपूर को कहा था कि अमेजिंग सुपरस्टार, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से कहा कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं सुपरस्टार नहीं हूँ, मैं टैलेंट हूँ। तो उन्होंने मुझे करेक्ट किया। तो दो लोगों ने मुझे बोला, अरे ही करेक्टेड यू। तो मैंने बोला, अगर उसे उन्हें कोई चीज गलत लगी है या सही नहीं लगी उनकी स्टैचर के लिए, ही इज एब्सोल्युटली राइट टू टेल मी। एंड अगर पब्लिक के सामने बता दो, इट्स ओके, मेरा काम है। सो कभी किसी को बुरा तो मुझे वैसे कभी मैंने नोटिस नहीं किया। पर मैं कहूंगा दैट्स अ गुड थिंग कि मैं कभी किसी को मैंने ऑफेंड नहीं किया। एंड ह्यूमर, मजाक, सब कुछ अच्छा है। एंड आई वर्क विद सम ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री में, शाहरुख टू रणवीर टू एवरीबॉडी। बट अभी तक मेरा कभी ऐसा वाकया हुआ नहीं जाए जहाँ कोई ऑफेंड हुआ हो, कभी नहीं। ओके, थैंक यू सो मच सचिन जी, थैंक यू सो मच हमसे इतनी सारी बातचीत करने के लिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपने जो करियर इतना अच्छा दुबई में बनाया, उससे लाख गुना अच्छा मुंबई में आप बनाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। और आपको भी बहुत बहुत विशेस। कीप रॉकिंग। सी थैंक या। यू।